Hello aspirant, welcome to the new lecture of our free initiative for CSET। इस लेक्चर में हम मेंसुरेशन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे, वो हम देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मेंसुरेशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और फार्मूले अगर फार्मूले आपको याद हैं तो ये चैप्टर इजी हो जाता है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या है, इस चैप्टर को करने का तरीका वो मैं बता देता हूँ, वो कैसे करेंगे। पहला तरीका ये है कि आप फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे रखेंगे, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, फार्मूले जितने होंगे सारे याद होने चाहिए। और दूसरा ये है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट वो मैंने दे रखा है टेबल, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि यूपीएससी ने डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे। ठीक है, और ये फॉर्मूलेस जो है ये बिल्कुल इजी है, आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं सारे फॉर्मूले बिल्कुल बेसिक से आपको रिवाइज कराता हूँ अभी, तो आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ हम पीवाईक्यू देखेंगे और देखेंगे कि ये चैप्टर इजी है, किया जा सकता है और इस पे ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको थिंक करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको थिंक करना पड़ेगा और थोड़ा अच्छे से कि हाँ ये क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मतलब ये बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना कि जिसमें आपके फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो ये कॉमन सेंस की जो बात है ये लगभग जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं इस बात सब में कहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे कि जो कॉमन सेंस से होंगे, उसमें फार्मूले और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं आगे हम इस चैप्टर में क्या क्या। कन्वर्जन ऑफ यूनिट पहला कॉन्सेप्ट है आज का, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, सबसे पहले लेंथ के कन्वर्जन को देखते हैं। 1 मील मतलब 1 माइल बोलते हैं या 1 मील बोलते हैं, हिंदी में मील बोलते हैं, इंग्लिश में 1 माइल पढ़ते हैं। 1 माइल में 1.6093 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आप याद रखेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट जब होता है ना तो इंडिया में ज़्यादातर जो मैच होते हैं या फिर कहीं पे ऐसे, तो दो तरह के वो बॉलिंग स्पीड शो करते हैं। बॉलिंग स्पीड एक शो करते हैं वो कि किलोमीटर पर आवर में करते हैं, और कई जगह माइल पर आवर में करते हैं। ठीक है, तो माइल पर आवर में हमेशा यूनिट कम होती है। जैसे 100 माइल दे दिया तो मतलब वो बॉलर 160 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, अप्रोक्स 160 की स्पीड से कर रहा है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर, ऐसे याद रख लेना। तो रैंडम उसे ये पूरा डेसिमल वैल्यू तक नहीं याद रखना, 1.6 याद रख लेना, 1.85 याद रख लेना, ये काफ़ी होगा। ठीक है, ये 1 फुट 1 यार्ड ये उतना काम का नहीं है, बट फिर भी याद रख लेना। 1 फुट 0.3 मीटर, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे याद रख लेना, बस ये इतना ही है। तो लेंथ में बस दो चीज़ें याद रखनी है, एक माइल वाली और फुट और इंच, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब कुछ एरिया के कन्वर्जन देखते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर बराबर 1 लाख स्क्वायर मीटर्स, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखा है यूपीएससी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखा, भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000। अब इसका स्क्वायर कर लिया तो 1000 × 1000, ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप सोचेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का चेंज किया हमने मीटर में, और फिर उस मीटर की यूनिट को स्क्वायर कर लिया तो 1000 का स्क्वायर 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर 10,000 स्क्वायर मीटर, यहाँ पे 100 दे ही रखा है। 1 एकड़ 4000, ऐसे याद रख लेना बस, 4000 स्क्वायर मीटर बस, और कुछ ज़्यादा इसमें याद नहीं करना। ये थोड़ा काम का है। 1 मिलीलीटर बराबर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर।
ये इस पे भी यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली। तो ये पूछ रखा है यूपीएससी ने और ये पूछ रखा है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा। और एक चीज मैं बताता हूँ कि अगली बार अगर यूपीएससी कुछ पूछेगा तो वो क्या करेगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर को हेक्टेयर में करेगा, तो इस चीज के लिए रेडी रहना, ठीक है। ये नेक्स्ट कैन बी, ठीक है, इस चीज के लिए रेडी रहोगे आप कि अगली बार यूपीएससी ये चीज पूछ सकती है। होप क्लियर होगा। तो ये था कन्वर्जन अपना। लेंथ का देख लिया हमने। लेंथ का जो इम्पोर्टेंट है वो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। एरिया में आप देख लो, स्टार मार्क कर दिया मैंने, ये भी कर लो, ठीक है, यही कर लो। और ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है ही, तो ये आपको याद रखना है। ये आप अपने फॉर्मूले की जो भी बुक बनाई होगी आपने या जो भी होगा उसमें आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। या फिर अपने जहाँ स्टडी टेबल में पढ़ते वगैरह हैं तो वहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं इसे, ताकि ये हमेशा आंखों के सामने रहे और ये याद हो जाए, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूला हम देखते हैं पहले 2D शेप्स का। दूसरी बात ये ध्यान देनी है आपको कि आप जो भी शेप या एरिया वॉल्यूम जो भी पूछा है तो वो ये ध्यान देंगे आप कि ये पूछा है, और उसे थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे कि इसका शेप कैसा होगा और ये क्या पूछ रहा है। ये चीज़ आप विजुअलाइज करेंगे। हो सके तो ड्रा भी कर लें अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ड्रा कर लें। जैसे पहला पूछ रहा है, पहला फॉर्मूला है स्क्वायर का। स्क्वायर हमें पता है कि चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं। ये जैसे है वो स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अगर एक साइड्स ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए, सभी ए होंगे। अब दो फॉर्मूले दे रखे हैं, एक एरिया एक पेरीमीटर। एरिया क्या होता है कि जो इसके अंदर पूरा कवर हो गया ना, ये पूरा एरिया हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका एरिया, ठीक। अब बताता हूँ पेरीमीटर क्या होता है। ध्यान से देखना, पेरीमीटर क्या होता है कि जो ये साइड्स हैं ना, इनकी जो लेंथ है उसको सम करो। हमें अंदर क्या है एरिया इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो साइड्स ए ए ए ए, तो टोटल साइड्स कितनी हो गई, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ऐड किया तो ये पेरीमीटर क्या हो गया, 4A हो गया। क्लियर। तो एरिया और पेरीमीटर में फर्क समझ में आ रहा है, आई होप क्लियर होगा। तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर और पेरीमीटर 4A। पेरीमीटर मतलब जी जो भी पॉलीगन या फिगर दिया है, जो भी फिगर, उसकी जो साइड्स हैं उसके लेंथ को सम कर लेना, हर जगह यही करना है तो वो पेरीमीटर देगा, ठीक। मतलब आउटर बाउंड्री जो है किसी भी फिगर की उसका टोटल लेंथ आप कर लो तो वो पेरीमीटर है, ठीक है। तो ये पहला था स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो फिगर है, ठीक है, उसमें लेंथ होगी और ये विड्थ यानी बी, ठीक है। तो लेंथ और ये दोनों डिफरेंट होंगे, सेम भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर सेम हो जाएगा तो क्या हो, सेम होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। एरिया क्या हो गया, इन दोनों साइड का प्रोडक्ट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या हो गया, अब सम करेंगे हम सभी साइड का तो ये भी लेंथ ये भी बी, ठीक है। तो हम ऐसे अगर लिखेंगे तो यल प्लस बी, एक सेकेंड, यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी, ठीक है। अब ये सम किया तो यल और यल 2 यल हो गया और 2 बी हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया और ये लिख लिया यल प्लस बी। तो ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया ऐसे निकालेंगे, वो आपको याद होगा बट वैसे मैं बता रहा हूँ इन जनरल, ठीक है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं सर्कल, ठीक है। ये रहा सर्कल और रेडियस इसमें आर ले लिया हमने, ये रहा रेडियस, आर ले लिया हमने, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ पाई के बारे में, वो ध्यान रखेंगे। और पेरीमीटर 2 पाई आर, ठीक है। अब ये कैसे आया वो भी मैं समझा देता हूँ। और फिर जैसे अब ध्यान से देखना, पहले तो पाई की वैल्यू नोट कर लो, नोट सम वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। तो पाई की आप दो वैल्यू नोट कर लो। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7
ठीक है, एंड पाई इज इक्वल टू 3.14159। ये बस याद रख लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब 3.14 ये इतना ज़्यादा याद रखना, ऐसा नहीं, आप बस 3.14 भी याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप नोट करोगे। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाला गया। अब देखो, ये जो सर्कल है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करूँगा तो अगर सर्कल को मैंने ये पार्ट से ओपन कर लिया, सर्कल को इस पार्ट से ओपन कर लिया, और मान लो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया ऐसे, और भी छोटा, जितना छोटा पॉसिबल होगा उतना छोटा छोटा ऐसे कर लिया मैंने चारों तरफ से। ठीक है, चारों तरफ से ऐसे डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो उस स्ट्रिप जो भी बनेगी वो इस शेप की होगी। एक सेकेंड, वो शेप मैं बनाता हूँ तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी आपको। ऐसा कुछ होगा, ये ट्रायंगल नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ऐसे ही सभी हिस्से होंगे। एक सेकेंड मुझे बनाने दो। ऐसा कुछ होगा, फिर ऐसे ही ऐसा कुछ होगा, और बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं मैंने। तो अब वो क्या करूँगा, जितने छोटे छोटे टुकड़े हैं ना उसे मैं ऐसे अरेंज करता हूँ, ऐसे। ठीक है, अब ये छोटा वाला टुकड़ा इधर से ऐसे कर लिया, ऐसे अरेंज कर लिया। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे अरेंज कर लिया, फिर ऐसे ऐसे अरेंज कर लिया, फिर ऐसे, सॉरी ये ऊपर से आएगा, ऐसे 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 ही कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा, एक रैंडम फिगर बनेगा, जैसे ऐसे करके बनेगा, और ऊपर भी ऐसे ऐसे करके बनेगा, और ये ऐसे ऐसे फिगर कंटिन्यूअस आपको दिखेगा लास्ट तक, ऐसा फिगर हो जाएगा। ठीक है, फिगर सही से नहीं बन पा रहा बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा आपका। अब देखो ये रेक्टेंगल सा बन गया ना, ये रेक्टेंगल सा बन गया। तो हमें पता था कि ये तो, हमें आर पता था, तो ये जो लेंथ आएगी ये सभी आर ही होंगी। क्लियर है, ये सभी आर ही होंगी। ओके, और यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे जो लेंथ रहेंगे, ये आर, और ये छोटे छोटे लेंथ, इनको कैलकुलेट करके 2 पाई, तो 2 पाई आर ये आ जाएगा, और ये पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे हम एरिया और पेरीमीटर की बात करेंगे। ठीक है, बट ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस में यूज होंगे ये। क्लियर है, अब कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, ये मैं बता दूं। ये ऐसे बना दें दो, नहीं नहीं, स्केल एंड ट्रायंगल आपको दिखाता हूँ जिनके तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। ये ऐसा ट्रायंगल है जिनके तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, इसे नाम देंगे स्केल एंड ट्रायंगल। ट्रायंगल को ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, स्केल एंड ट्रायंगल, ऑल साइड्स डिफरेंट, ऑल साइड्स डिफरेंट। ओके, अब दूसरा ट्रायंगल क्या होता है, इसे मैं एक नाम देता हूँ। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि दो साइड सेम हो। ठीक है, जैसे ये रहा, इसमें मान लिया कि ये दोनों साइड सेम है, तो इन्हें हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू साइड सेम। ठीक है, अब आता है तीनों साइड सेम होंगे, तो ये तीनों हमने मान लिया सेम है, तो इसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड सेम्स। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन आप याद रखना। चौथा टाइप क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर, ठीक है, तो अगर स्केल एंड ट्रायंगल है तो उसके एरिया क्या होगा, ये बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। फार्मूले पे मत जाना ऐसे,
लंबा सा है या फिर कुछ भी, इसमें क्या करते हैं, तीनों साइड का सम लिया, a प्लस बी प्लस सी, और उसका आधा कर दिया, वो हो गया यस। ठीक है, अब अंडर रूट में यस, यस माइनस है, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ऐसा हमने लिख लिया। क्लियर? तो ये हमें एरिया दे देगा। और पेरीमीटर मैंने बताया था कि जितनी साइड्स होती हैं उनका सम कर लो, लेंथ का सम कर लो, वो आपको पेरीमीटर दे देगा। तो पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, अब एक चीज मैं बताता हूँ, मैं रीजनिंग के टाइम पे बताऊंगा, जब रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, स्केलन और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। एक्यूट एंगल वैसे बता ही देता हूँ मैं, लिख लेते हैं हम। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और एक होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक साइड, एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल में, एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और इसमें ऑल लेस देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ये बस याद रखना, ये क्लासिफिकेशन है ट्रायंगल्स का। और देखो, अब फॉर्मूला जो एरिया, वॉल्यूम, एरिया और पेरीमीटर, ये सब जो भी जब भी निकालेंगे, तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रायंगल है कौन सा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है। अगर ट्रायंगल स्केलन है तो हीरोन्स फॉर्मूला पहला वाला। ठीक है, अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, सॉरी, अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है जिसमें टू इक्वल साइड्स हैं, तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? और पेरीमीटर 2a प्लस बी, दो साइड बराबर थे तो 2a और b। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया क्या होगा, √3/4a², और पेरीमीटर 3a, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर बेस हाइट और सी, सी मीन्स हाइपोटेनियस। तो ये आपका हाइट हो गया, ये बेस हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, तो एच, बी और सी। क्लियर? तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में आपका काम रहेगा कि हाइपोटेनियस हम कैसे भी पता कर लें। बेस और हाइट जो है, हाइट या परपेंडिकुलर इसे बोल सकते हैं या फिर बेस बोल सकते हैं, जो भी। तो ऐसे बस आप याद रखना। ठीक है, तो ट्रायंगल में तीन केसेस हैं, उनके फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे। रोम्बस, डायगोनल d1 d2, एरिया क्या होगा, हाफ d1 d2, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। जो भी एक साइड रहेगा, तो रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन ये जो एंगल है वो 90 डिग्री ना हो, कोई जरूरी नहीं है। स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर हैं बट एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री ना हो। तो ये हो गया d1, ये हो गया d2। तो एरिया हाफ इंटू d1 इंटू d2, और 4 इंटू साइड, साइड जो भी है a, तो वो आपका उस रोम्बस का पेरीमीटर मिल जाएगा। क्लियर? अब पैरेललोग्राम, तो डायग्राम, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा ही होता है ना। ये रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल भी हालांकि एक बार ये होता है, दोनों साइड्स पैरेलल हैं। ठीक है, तो बेस बी दे रखा है, ठीक है, साइड ए दे रखा है, हाइट एच दे रखा है। तो एरिया जो होता है बेस इंटू ये हाइट दे रखा है, हाइट हमेशा ऐसे देखते हैं पैरेललोग्राम में, तो बेस इंटू हाइट और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सेम एज रेक्टेंगल। ओके, ट्रेपेजियम, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि चारों साइड्स बराबर हों, या ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसमें दे रखा है पैरेलल साइड्स ए बी, ये दोनों साइड्स पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है। जो पैरेलल है उन्हें ए बी लिख दिया मैंने, और नॉन पैरेलल सी डी। तो हाइट ये एच, एरिया हाफ ऑफ एच इंटू ए प्लस बी। क्लियर? एरिया हाफ ऑफ एच इंटू ए प्लस बी, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस, ये सी और डी दे दिया, तो पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये है लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज इन 2D। 2D में ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूला थे। तो ये 10 फॉर्मूले हैं, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। आप हमेशा ऐसे ही रैंडम कभी भी रिवाइज करो तो बिल्कुल ऐसे करना। स्क्वायर, स्क्वायर को आपको आपका एरिया पता है, a स्क्वायर, पेरीमीटर 4a। क्लियर?
फिर दूसरा रिवाइज करोगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ और पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, क्लियर। उसके बाद आप याद करोगे तुरंत सर्कल के बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन कितनी थी, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल में हीरोन फार्मूला, फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये चारों फार्मूले आपको टिप्स पे आने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू ए स्क्वायर, आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल में √S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ऐसे 7-8 फार्मूले आपको तुरंत याद हो गए। अब क्या बचा आपके पास, फिगर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम। तो रोम्बस आपको पता है उसमें 90 डिग्री नहीं होता है ना एंगल। तो एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2 और पेरीमीटर 4a, हालांकि उसमें साइड चारों बराबर होती हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो पेरीमीटर उसका सेम रेक्टेंगल जैसा होता है, और ऑपोजिट साइड्स जो पैरेलल हैं उनके बीच का हाइट देख लिया, उस हाइट से हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। अब ब्रेड्थ इंटू हाइट कर लेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। और फिर आता है ट्रेपेजियम जिसमें सारे साइड्स पैरेलल, दो साइड्स पैरेलल हैं, दो नॉन पैरेलल हैं और सारे साइड्स डिफरेंट लेंथ के हैं और उनके बीच का हाइट h है। तो एरिया हाफ ऑफ h इंटू ए प्लस बी और पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। तो ऐसे आप क्विक फॉर्मूले तुरंत रिकॉल करना, और उसके ऊपर जो चेंजेस थे वो भी आप ध्यान रखेंगे। जो हमने यूनिट कन्वर्जन किया तो इस तरीके से आपके मेंसुरेशन चैप्टर आप ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए ऐसे किया आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार आप ऐसे करना, आपको ये चैप्टर फिर ये खत्म कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं 3D फिगर्स पे, 3D शेप्स पे आते हैं। क्यूब बहुत ही काम की, मतलब हमेशा याद रखना है इसे आपको कि इसमें सभी साइड्स जो हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसमें सभी साइड्स बराबर होती हैं। मैं फिगर आपको दिखाता हूँ क्यूब का बना के, वैसे ही यहाँ पे बना है बट देखो ऐसा, सभी साइड्स इसमें बराबर होती हैं तो ये क्यूब होता है, ठीक है। वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया 4a², हालांकि ये उतना काम का नहीं है लेकिन याद रखना बस। अब आप पूछोगे सर टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो टोटल देखो, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स जैसे कि हम एक तरफ से देखेंगे, पहले तो ये देख लो कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ये होता है कि जितनी साइड से हमने बनाया, जो भी एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, हाँ देखो, जितना हमने बनाया, अब देखो एक ये साइड, ये एक बन गया स्क्वायर, नीचे एक स्क्वायर, एक यहाँ स्क्वायर, एक इस साइड स्क्वायर, एक ऊपर स्क्वायर, इधर स्क्वायर। तो टोटल जितनी जितनी है ना, जितने इसके फेसेस हैं, 6 फेस हैं टोटल, तो 6 फेस में 6 स्क्वायर होंगे और एक स्क्वायर का एरिया a² होता है तो 6a² हो गया, ठीक है। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि एरिया जो भी है पूरी साइड का, ठीक है, टॉप का जो है और नीचे का छोड़ के हम उसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। टॉप और नीचे का छोड़ दिया, टॉप और बॉटम का, तो हमारे पास 4 स्क्वायर बची, तो उसका एरिया 4a², बस इतना ही। तो क्यूब आपको क्लियर हो गया। वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर यह है कि क्यूबॉइड में साइड्स, 1 सेकेंड, क्यूबॉइड में साइड्स बराबर नहीं होती, सभी साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्लियर है। सभी साइड्स डिफरेंट होते हैं, वो क्यूबॉइड हो जाएगा आपका, है ना। सभी साइड्स डिफरेंट होंगे वो क्यूबॉइड हो जाएगा। तो लेंथ एल, ब्रेड्थ बी, हाइट एच, वॉल्यूम एल बी एच, लेटरल सरफेस एरिया 2h इंटू एल प्लस बी और टोटल सरफेस एरिया 2LB BH HL। टोटल सरफेस एरिया ऐसे याद करने ला कि एल बी एच है,
एक बार एच हटाया एल बी हो गया, एक बार बी हटाया एल एच हो गया, एक बार एल हटाया बी एच हो गया, बस ऐसे ही याद रख लेना। तो ये हो जाएगा आपका क्यूबॉइड। ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखते हैं। स्फेयर, स्फेयर जैसे बॉल होता है, बॉल, क्रिकेट बॉल या बहुत सारे शेप आपने देख रखे होंगे। तो स्फेयर इस पे तो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वैसे ही बस बॉल एक समझ लो है। रेडियस आर, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। अब स्फेयर में कोई टॉप बॉटम तो होता नहीं है कि जिससे हम एरिया एक्सक्लूड कर सकें, तो दोनों सेम होते हैं, ये ध्यान रखना, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, हेमी स्फेयर मतलब आधा स्फेयर, ये बनाया जा सकता है कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो रेडियस इसकी आर है और वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, हमने ऊपर ऊपर का एरिया देख लिया, ऊपर का हटा दिया, और ये 3 पाई r स्क्वायर। अब देखना कर्व सरफेस एरिया और इसमें मैं डिफरेंस क्लियर कर दूं। देखो ये जो एरिया है ये तो 2 पाई r स्क्वायर है ना, और ये जो रहा ना ये पाई r स्क्वायर है, ऊपर वाला सर्कल जो है। तो टोटल सरफेस एरिया में 3 पाई r स्क्वायर, लेकिन कर्व सरफेस एरिया है तो टॉप वाला हिस्सा हटा देंगे। टॉप वाला हिस्सा हटाया तो उसमें से पाई r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें मिल गया 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर। सिलेंडर, सिलेंडर मैं बनाता हूँ ऐसे, दिखाते हैं आपको। ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा सिलेंडर सा शेप है, और रेडियस आर होती है। ये जो रेडियस है वो आर है, ये हाइट जो है ये एच है। तो वॉल्यूम पाई r स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r एच प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये याद रख लेना। कौन कौन कुछ ऐसा होता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम सबने देखा होगा, तो ऐसे खाया होगा आई थिंक। तो रेडियस आर, हाइट एच, और स्लैंट हाइट बोलता है, स्लैंट हाइट बोलता है। ठीक है, ये आर हो गया रेडियस, ठीक है, ये एक हाइट हो गई एच, और ये हो गई स्लैंट हाइट यल। ये जो हाइट है ये यल हो गई। तो वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया पाई r एल, टोटल सरफेस एरिया पाई r × r+l। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं 3D के, ये आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। सारा खेल इसमें फॉर्मूला यूनिट कन्वर्जन का है। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं। सीसेट 2011 में पूछा, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, विलेज की पॉपुलेशन 4000 है, पॉपुलेशन इज इक्वल टू 4000, requires 150 liters of water per head per day, 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter, 15 meter, 6 meter। ठीक है, एक टैंक है। अब ये देखना ध्यान से, ये जो टैंक है वो क्यूबॉइड है ना, सभी ऐसा ही होगा टैंक। तो ये कह रहा है कि वो 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर है, ये सारे साइड्स हैं वो डिफरेंट है। मतलब क्या हुआ, सारे साइड डिफरेंट हैं तो वो क्यूबॉइड होगा। मेजरमेंट कैसे दिया है, 20 × 15 × 6। क्लियर। द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट फॉर। ठीक है, अब देखो यूनिट कन्वर्जन का यहाँ पे यूज आएगा। एक बार ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ टैंक सबसे पहले निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर, ये आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक हो गया। ठीक है, अब जो भी पानी यूज करेंगे वो इसी में से करेंगे। और 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अगर ये कन्वर्जन आपको नहीं पता था,
अगर ये कन्वर्जन नहीं पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है। अब वॉल्यूम इन लीटर क्या हो गया? 1800 इंटू 1000। ठीक है, तो ये जो भी आएगा अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अब देखो पॉपुलेशन कितनी है और कितनी पानी चाहिए, तो पर डे वाटर यूज हम निकाल लेते हैं। पर डे वाटर यूज इज इक्वल टू 150 इंटू 4000। ठीक है, ये पर डे। तो कितने दिन ये चलेगा ये पूछ रखा है, नंबर ऑफ डेज। टोटल वॉल्यूम अपॉन यूज 1800 इंटू 1000। अब देखो ये लीटर में है और नीचे ये भी लीटर और पर डे है। ठीक है, ये लीटर पर डे है। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट डे मिल जाएगा, ये कैलकुलेशन आप करोगे तो ये कट पिट के 3 डेज आ जाएगा। क्लियर? तो यूनिट कन्वर्जन कितना इंपॉर्टेंट है ये क्लियर हो गया हो। और क्वेश्चन कैसे करना है ये देख लो, 2011 में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 2016 में पूछा। क्वेश्चन इसके इजी होते हैं, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए और फिगर पहचान लो कि ये फिगर में कहना क्या चाहता है। क्लियर? ए सिलिंड्रिकल ओवरहेड टैंक ऑफ रेडियस 2 मीटर, हाइट 7 मीटर। सिलेंडर है, रेडियस 2 मीटर, हाइट 7 मीटर, is to be filled from an underground tank of size this। ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक का साइज लिख लेते हैं हम पहले। अंडरग्राउंड टैंक का साइज 5.54 मीटर, 6 मीटर, 5.5 मीटर लिख लो। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 132। ठीक है, पूछ रहा है हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विथ वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक कंप्लीटली। ठीक है, कह रहा है कि जो टैंक है ये एरिया बड़ा है, क्यूबॉइड वाला जो एरिया है वो बड़ा है, उसमें से पानी निकाल के हमने सिलेंडर में फिल किया। तो पूछ रहा है कि क्यूबॉइड में अभी कितना पानी और रह जाएगा। ठीक है, वो पूछ रहा है क्यूबॉइड में कितना पानी और रह जाएगा। समझ में आया? क्यूबॉइड से निकाल के हमने वाटर को टैंक में फिल किया, तो ये 132 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। हमें पता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और आर कितनी है 4, और आर 2 है, स्क्वायर कर लिया 4 हो गया, एच 7। ठीक है, और पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था, आप 22/7 लिखें या 3.14, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये है बस ना कि यहाँ पे 22/7 इसलिए लिखा कि ये इजिली कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 88। अब वाटर कितना बचा? वॉल्यूम लेफ्ट कितना हुआ? 132 माइनस 88 इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब ये क्या कह रहा? इज स्टिल फिल्ड विथ वाटर आफ्टर फिलिंग। कितना पोर्शन बच गया? कितना पोर्शन? हाउ मच पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विथ वाटर। तो 44 तो अभी पानी बचा हुआ है। ठीक है, तो 44 और टोटल कितना था 132, तो ये 1/3। क्लियर है? इजी है, बस फॉर्मूले का खेल है। फॉर्मूला आपको याद है तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, सीसेट 2016 में। अब देखो जैसे मैंने बोला था ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे कॉमन सेंस लगाने पड़ेंगे, वो ये क्वेश्चन है, देखना पढ़ना। ए पीस ऑफ टीन, एक टीन की पीस है रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, रेक्टेंगल हमने सोच लिया, ये रहा
12 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। दिस इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए क्लोज्ड क्यूब। क्यूब बनाना है मतलब क्या हुआ कि सभी साइड्स इक्वल होंगी। द साइड ऑफ क्यूब इज, ओके, साइड ऑफ द क्यूब इज, क्यूब हम बनाएंगे सभी साइड्स इक्वल होंगी। अब देखो यहाँ पे आप कुछ भी कर लोगे आपको क्लिक नहीं करेगा। अब मैं जैसे बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। एक ट्राई आप दे लो फिर सुनना और करना। एक बार ट्राई आप कर लो कि आप सोच लो 1 मिनट कि क्या हो सकता है, फिर ये सॉल्यूशन सुनो। पॉज करके आप सॉल्यूशन फिर सुनना, मैं बताता हूँ सॉल्यूशन, और ध्यान से सुनना। ये 12 सेंटीमीटर, मैं लेंथ को अलग से बनाता हूँ। ये लेंथ है, ये 12 सेंटीमीटर है। मैंने क्या किया, इसे फोल्ड करना शुरू किया लेंथ को। कितने हिस्से में, 4-4 के हिस्से में किया। ठीक है, फोल्ड किया तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा फिगर बन जाएगा। ऐसे फोल्ड कर लिया मैंने और सभी को 4 सेंटीमीटर, और ये 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर कर लिया। ठीक है, ये केवल लेंथ वाली साइड को किया। अब देखो दूसरी लेंथ वाले साइड को भी मैं फोल्ड करूं तो मैं एक तो ये बना चुका हूं एक लेंथ से, दूसरे लेंथ को मैंने फोल्ड किया और मैंने ऐसा बना लिया। लेंथ दोनों जो थी ये और ये मैंने फोल्ड किया। ये मत देखो ब्रेड्थ कहाँ जा रही है या क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस बस ये सोचो लेंथ को ऐसे फोल्ड कर लिया। अब देखो लेंथ तो ये फोल्ड कर लिया मैंने, जो ये था ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, ये सब 4-4 सेंटीमीटर के हैं। मैं अगर इसे ज्वाइन करूं तो ये 4, ये 4, ये 4 और नीचे 4। ठीक है, ये तो यूज हो गया, क्लियर है। एक तरफ से यूज किया मैंने तो एक तरफ 4 यूज कर लिया, एक तरफ 4, एक 4, अब 2 4 और बचे ये और ये। अपना क्यूबॉइड बन गया, तो साइड कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। आप फिल करो और इसे ड्रॉ करने की कोशिश करो और सोचो कि एक सीट ऐसे इमेजिन बस करना, ध्यान से सोचो और थोड़ा सा माइंड काम करके इमेजिन करो। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऊपर कर लिया। ठीक है, एक तरफ से और कर लिया, दोनों को ज्वाइन कर लिया, बच गए बस। तो एट लास्ट फिगर क्या बन जाएगा, ठीक है, एट लास्ट फिगर ऐसा रहेगा। ये तो लास्ट का फिगर है। ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन कर लेना, ये ऐसे 4-4 के, ये 4-4 के, हो गया, क्यूबॉइड बन गया, क्यूब बन गया सॉरी। तो बस ये सोचना और फिल करना, अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सी सेट 2018 का क्वेश्चन है। 12 इक्वल स्क्वायर आर प्लेस टू फिट इन ए रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल, ये कर्व बन गया, डायगोनल 5 सेंटीमीटर है। देर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर इच। 3 रो, ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। कंटेनिंग 4 स्क्वायर इच, ऐसा होगा। ठीक है, ये स्क्वायर ही मान लो, अभी क्लियर फिगर नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन एडजेसेंट स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। ठीक है, ये लेंथ हमें पता है कि ये 5 है। अगर मैं इसे मान लूँ ए, एक स्क्वायर का साइड को ए मान लिया, ये ए हो गया, ये ए और ये ए। ठीक है, तो ये टोटल 4 थे, इधर तो 3 ही है, तो ये स्क्वायर ही है, तो ये ए और ये भी ए हो जाएगा। समझ में आ रहा, एक ही स्क्वायर की साइड को मैंने ए मान लिया, तो इधर 4 स्क्वायर हैं और इधर 3 है, तो इधर 4 है और इधर 3 है, और ये 5 दे रखा है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि अगर ये 4a है, मैं अलग से फिगर बना देता हूँ।
हमें पता है कि अगर ये 3a है और ये 4a है तो पाइथागोर, और ये 5 है तो पाइथागोरस थ्योरम से √4a का होल स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायर किया दोनों साइड्स तो 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 25a स्क्वायर इज इक्वल टू 25। a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेंथ तो निगेटिव में होगा नहीं तो ए इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। यही पूछ रखा है उसने, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। तो साइड हमें मिल गया और एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, तो ये हमें करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हमें ए स्क्वायर ही मिल गया एरिया, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। यूनिट वगैरह का हमेशा ध्यान रखना, कई बार यहाँ 1 सेंटीमीटर दे देगा और आगे चल के 1 स्क्वायर देगा, तो आप जल्दबाजी में 1 सेंटीमीटर ना टिक कर देना, तो ये यूनिट का हमेशा से ध्यान रखोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सी सेट 2020 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज 2। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज 8। अब देखो यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे सीधा सीधा कॉमन सेंस, इसलिए मैंने कहा था कि ये चैप्टर 3 चीजों पे चलेगा। डायग्राम बना लेना, फॉर्मूले याद होने चाहिए, यूनिट कन्वर्जन और कॉमन सेंस थिंक करना। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल, ये स्क्वायर ये सर्कल नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, कोई जरूरी है, कोई जरूरी है इंटरसेक्ट करें, तो पहला तो गलत हो गया। मिनिमम नंबर कितना होगा, 0। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज 8। ठीक है, एक सर्कल बना लिया, हमारा स्क्वायर ऐसा कुछ है। ठीक है, अब काउंट कर लो, मैक्सिमम इंटरसेक्शन, मैक्सिमम इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 8। ये मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, आप कोई भी फिगर बना लो, तो और पॉसिबिलिटी जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको बना के। एक पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये 2 जगह कट कर रहा है। ठीक है, एक आधा पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, ये ऊपर चला जाए। ठीक है, 3 जगह ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग तरीके हैं। एक सबसे अच्छा तरीका ये ध्यान रखना, स्क्वायर ऐसा होगा। ठीक है, स्क्वायर अगर ऐसा हुआ तो ये ध्यान रखना एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये टेंजेंट बोला जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना, टेंजेंट पॉइंट, नॉट इंटरसेक्टिंग, ओनली टच। ये ध्यान रखना, टेंजेंट पॉइंट नॉट इंटरसेक्टिंग, ओनली टच। ठीक है, तो जब कहीं क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए ओनली टचिंग पॉइंट, तो आप ध्यान रखेंगे कि एक ही जगह बस ऐसा है, तो और ये ऑप्शन से बी हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम इंटरसेक्शन 8 है, मिनिमम 0 है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये भी ध्यान रखना है कि नेक्स्ट अपकमिंग जो एग्जाम में आएगा, अपकमिंग एग्जाम में यूपीएससी ये जरूर पूछ सकता है कि मिनिमम इंटरसेक्शन कितना होगा। वो आप 0 देखेंगे और वो ऑप्शन में 0 इस बार दे देगा। ठीक है, और टचिंग अगर कर रहा है, टच कर रहा है तो कितना होगा, तो वो 1 होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है, तो ये अपकमिंग के लिए तैयार रहना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट y बी द वॉल्यूम m एंड, यहाँ पे लेट x एंड y बी द वॉल्यूम m n बी द masses ऑफ 2 मेटालिक क्यूब्स p एंड q रेस्पेक्टिवली। 2 मेटालिक क्यूब है p q। क्लियर, ईच साइड ऑफ q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p। ठीक है, p की साइड्स अगर है, साइड्स ऑफ p अगर a है तो साइड्स ऑफ q क्या होंगे, 2a होंगे, एंड मास ऑफ q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p। मास ऑफ p इज इक्वल टू m है, तो मास ऑफ q इज इक्वल टू 2m होगा।
लेट u इज इक्वल टू m अपॉन x एंड v इज इक्वल टू n अपॉन y, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ p क्या होगा। हाँ, कि ये क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ p a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ q इज इक्वल टू 8a क्यूब, 2a का क्यूब किया तो 8a क्यूब, तो ये क्या हो गया यक्स और वाई, ये यक्स हो गया ये वाई हो गया, और m एंड n बी द मासेस, क्लियर, m एंड n बी द मासेस, तो ठीक है। और पूछ रखा है u इज इक्वल टू m अपॉन एक्स, m x इज इक्वल टू a क्यूब, v इज इक्वल टू n अपॉन वाई, n इज इक्वल टू 2m है, 2m अपॉन 8a क्यूब, ये हो जाएगा m अपॉन 4a क्यूब, क्लियर। हमसे पूछ रखा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हम करते हैं u और v से रिलेशन पूछ रखा है, तो u बाई वी इज इक्वल टू, ये आप करोगे तो 4 आ जाएगा, और u इज इक्वल टू 4v, u बाई वी आप करना सॉल्व, ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 4v, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और इजी से है, फॉर्मूले आपको मैंने पहले ही कहा फॉर्मूले याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 सी सेट 2021 में पूछा, ए क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर इज फिल्ड completely with water, how many milliliters of water is contained in it। ठीक है, 1 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, ठीक है। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन इट, ये 1 मीटर क्यूब में आपको पता है 1000 लीटर होते हैं, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो कितना मिलीलीटर हो गया 1000 इंटू 1000, 10 लाख हो जाएगा, यही मैं बोला था। अब देखो 2021 में इसने ये पूछा है, 2023 में डायरेक्ट यूनिट ही पूछ लिया था इसने, ठीक है। 2023 का पेपर आप देखोगे, या 2024 या 2023, इन दोनों में से कोई एक पेपर है जहाँ पे डायरेक्ट इसने यूनिट ही पूछ लिया था, ऑप्शन ए बी सी दे के, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली वन ओनली टू ऐसे कुछ दे रखा था, और इसने पूछ रखा था। तो देख लो यूनिट कन्वर्जन और फॉर्मूले आपको याद हैं तो आपका काम आसान है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब, 2023 सबसे टफ पेपर था, टफ था, ये 2.2 कर लेना आप, 2.2, एक सेकेंड। A rectangular floor measure 4 मीटर in length and 2.2 मीटर in breadth। ठीक है भैया, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, 4 मीटर लेंथ है, 2.2 मीटर ब्रेड्थ है। टाइल ऑफ साइज 140 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, साइज ऑफ टाइल इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन करना ना, तो एक चीज ध्यान रखना है आपको कि यूनिट हमेशा सेम रखनी है आपको, या तो इसे 460 मीटर 400 मीटर लिख लो, इसे 220 400 सेंटीमीटर लिख लो, या 220 सेंटीमीटर लिख लो, या फिर इसे मीटर में कर लो, कोई एक काम आप कर लो। लिखा है कि सच दैट द टाइल्स डू नॉट ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के ऊपर टाइल्स नहीं रखने हैं। ए टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन सो लॉन्ग एज इट्स एडजेस आर पैरेलल टू एडजेस ऑफ फ्लोर। सो समझ में आ रहा है कि ऐसा ही कर सकते हैं कि उसके एज जो है वो फ्लोर के पैरेलल हो, मतलब कि अगर हमने एक टाइल्स ऐसे लगा दिया सपोज, तो दूसरा ऐसा लगा सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से एक ऐसे लगा लिया तो दूसरा ऐसे लगा सकते हो, स्पेस बच जाए ऐसा कुछ भी कोई जरूरी नहीं है, स्पेस बच भी सकता नहीं भी बच सकता। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड ऑन द फ्लोर, ये मैक्सिमम कितने टाइल्स हो सकते हैं फ्लोर पे। तो अब मैं देखो यहाँ पे फिर से कॉमन सेंस ही है,
मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये 4 मीटर है, यानी 400 सेंटीमीटर है। अब ये 140 और 60 है, तो मैंने क्या करा, ये 140, ये 140, एक टाइल लगा दिया मैंने, दो टाइल लगा दिया, ठीक है। और ये 220 सेंटीमीटर है, तो मैंने क्या करा, 60 सेंटीमीटर इसमें से यूज कर लिया। समझ में आ रहा? होप क्लियर होगा। इतना हिस्सा यूज कर लिया। अब मैं नंबरिंग करते जाता हूँ, नंबरिंग भी करते जाता हूँ, 1 2। क्लियर? अब मैं दूसरा ओरिएंटेशन लगा रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे 60 यूज कर लिया, तो इधर तो लेंथ बच गया, जो ये 160 बच गया, क्योंकि ये 220 था, ठीक है। तो मैं 140 का यूज कर रहा हूँ इधर। क्लियर? 140 यहाँ से यहाँ तक यूज कर रहा हूँ, और इधर 60 यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ फिर 60 आ जाएगा, ये 4, ठीक है। तो अगला ओरिएंटेशन मेरा ऐसा बन जाएगा, ये टाइल नंबर 3, ये टाइल नंबर 4, ये टाइल नंबर 5, ये टाइल नंबर 6। क्लियर? इतना था। अब यहाँ पे जो लेंथ बची है, ये बच गई 40 सेंटीमीटर, ये बच गई 40 सेंटीमीटर, और इधर बचा है 120 सेंटीमीटर। अब इस 120 सेंटीमीटर में दो टाइल्स और फिट करता हूँ। ध्यान से देखना, ये टाइल्स जो फिट कर रहा हूँ मैं, इसका ओरिएंटेशन 60 सेंटीमीटर है, और ये लंबाई 140। ये टाइल नंबर 7, ये टाइल नंबर 8। ये तो हो गया। अब देखो, अभी स्पेस बचे हैं, ठीक है, स्पेस बचा है, तो मैं इसे चाहता तो ऐसे भी सेट कर सकता था, एक स्पेस यहाँ बच जाता। अगर मैं इसे इधर लाके सेट करता, जैसे कि 7 8 तो समझ में आ ही गया। मैं दो और डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यहाँ पे जो भी बचा, अब ये मैं अलग कंसीडर कर रहा हूँ। अब ये टोटल लेंथ मेरे पास बची है 160 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, और हाइट बची है मेरे पास 160, ठीक है। तो मैं 60 140, 60 140, और एक यहाँ पे मैं कर लूँगा, ये वाला लेंथ कम हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8, ये 9th। क्लियर? तो 9 कम से कम मैं टाइल्स यूज कर लूंगा, तो 9 आंसर है, मैक्सिमम है ये। थोड़ा सा स्पेस बच गया, जो ये कोई काम का नहीं है, ये छोड़ लो। उसने कह रखा है बस ओवरलैप नहीं होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, ये ध्यान रखना था। क्लियर? ये 2023 का ऐसे क्वेश्चन एग्जाम टाइम पे मतलब ना अटेम्प्ट करें, ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग था, तो उस टाइम पे आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि कब क्वेश्चन ऐसे छोड़ने हैं, कब करने हैं, वो मैं प्रैक्टिस के साथ साथ बताऊंगा, जब टेस्ट वगैरह होंगे तो सारी चीज़ें पता चलेंगी। CSAT 2023, 125 identical cubes are arranged in the form of cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? पहले क्यूब बनाता हूँ, सॉरी। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा आपको। मैं दूसरे कलर से फिल करता हूँ, ताकि क्लैरिटी थोड़ी सी अच्छी रहे। ये कलर दिख नहीं रहा है, मैं कुछ और डार्क सा कलर देखता हूँ। अब कह रहा है 125 आइडेंटिकल क्यूब्स, तो मैंने मान लिया ये एक लाइन है, ये दो, ये तीन, ये चार, हो गई 5, ठीक है। ऐसे ही देखो, एक सेकेंड, ओ यार,
सारा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब देखो, ये एक, मैं एक साइड से बताता हूँ फिर आपको समझ में आ जाए। ये इधर चला गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। मैं बस बना के दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही रहा होगा। ये थोड़ा सा इरेगुलर सा हो गया, लेकिन बस समझने के लिए काफ़ी है। कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई ईच अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। मतलब ये देखो, जो बाहर के क्यूब हैं, जितने बाहर के हैं, वो तो पक्का है ना कि सभी साइड से वो सराउंड नहीं है। मतलब जो बाहर के हैं उन्हें हटा दूं मैं, और जो अंदर बचे हैं वो सभी साइड से सराउंड होंगे। मतलब मतलब क्या कह रहा हूँ कि ये क्यूब, ये जो बाहर वाले हैं, बाहर बाहर, तो ये तो ऐसे सराउंड नहीं होंगे। ठीक है, ये जितने क्यूब हैं ये सराउंड नहीं है, बाहर बाहर वाले। ठीक है, अंदर और भी हैं, वो सराउंडेड होंगे। अब देखो, मैं क्या करता हूँ कि वो काउंट करता हूँ जो अंदर हैं। ध्यान से सुनना, मैं वो काउंट करता हूँ जो अंदर है, जो बाहर है उन्हें नहीं देख रहा। मैंने बस ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया कि जो बाहर है वो आप देख लो। ठीक है, ये सब भी बाहर ही हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब काउंट कर रहा हूँ, तो ये 5 तो मैं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 5 काउंट कर रहा हूँ, और ये 5 काउंट कर रहा हूँ कि ये बाहर है। लेकिन हर 5 को काउंट करते पे एक बार तीनों साइड से जब काउंट कर रहा हूँ, एक बार इधर से किया, एक बार इधर से, एक बार इधर से, इसमें क्या हो रहा है, एक ही ये कॉमन आ गया। ठीक है, जब इधर से 5 करूंगा तो ये भी कॉमन आ जाएगा। मतलब हर 5 पे 2 कॉमन आ रहा है, 5 - 2। ठीक है, ऐसे हर हर साइड से ऐसे ही आएगा, 5 - 2, 5 - 2। मतलब जो अंदर बच गए वो 3 × 3 × 3 बच गए, 27। समझ में आया? जो बाहर के हैं वो मैंने हटा दिए और अंदर के काउंट कर लिए। क्लियर? ऐसे सोचना। वैसे भी जब रीजनिंग करेंगे हम, रीजनिंग जब पढ़ेंगे, तो ये क्यूब वाले जो क्वेश्चन है, ऐसे कितने साइड कहाँ से दिखते हैं, ये सब इनका फॉर्मूला मैं बताऊंगा, और अच्छे से समझा के कि हाँ क्या हो रहा है फिगर्स में, कैसे हो रहा है, तो देखेंगे। आप बस इमेजिन करो कि 5 5 के क्यूब, छोटे छोटे 5 5 क्यूब, ऐसे 125 क्यूब बना दिए गए, एकदम बढ़िया से क्यूब, और अंदर कितने बचे हैं वो आपको काउंट करने हैं। क्लियर? तो ऐसा ही है, आप ऐसे सोच सकते हो। एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। एक क्यूब लिया मैंने, छोटा सा, एक एक। ठीक है, ये क्यूब लिया। अब इसके ऊपर मैं चारों तरफ से रखता हूँ क्यूब। तो मैं कितने क्यूब रख सकता हूँ चारों तरफ से? 6 क्यूब और चिपका सकता हूँ इसके साथ। अब उन 6 के ऊपर और रखता हूँ मैं। तो ऐसे करके मैं 125 करूंगा टोटल। होप समझ में आ रहा है? वैसे करके 125 करूंगा। अब देखो, जो इसके ऊपर क्यूब रखा मैंने, इसके ऊपर रखा, ऊपर वाले पे, ठीक है, उसका एक साइड ब्लॉक कर लिया मैंने, ऊपर चला गया। फिर नीचे रखा, एक साइड ब्लॉक किया, नीचे। हर साइड से एक एक साइड ब्लॉक किया। फिर उसके ऊपर जो रखूंगा वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोचना आप, 1 6 और 20, ऐसे भी आ जाएगा 27। जो 6 क्यूब आएंगे, वो 6 क्यूब के अलावा आप जब 6 क्यूब के ऊपर क्यूब रखोगे, एक एक साइड तो आपने पैक कर लिया, उसको 5 तरीके से और क्यूब जोड़ सकते हो। मतलब देखना, एक बार फिर भी समझा देता हूँ मैं, रुक जाओ, थोड़ा सा बेहतर आ जाएगा समझ में। देखो क्या कह रहा हूँ, इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रखा मैंने, इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रखूंगा, तो उस क्यूब जो रखूंगा उसकी एक साइड तो मैंने ब्लॉक कर दी, बचे 5 फेस खुले दिख रहे होंगे। उस 5 फेस पे मैं 5 क्यूब रख सकता हूँ। ऐसे ही सभी जगह पे 5 5 क्यूब रख सकता हूँ मैं। तो एक 6 के साथ 5 5 रखूंगा, तो अगली बार 30 रखूंगा।
6 के साथ 5 5 के रखूंगा तो 20 होंगे। 4 ही साइड से रख पाऊंगा क्योंकि नीचे नहीं रख सकता, ऊपर नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये 27, और इन 20 जो आएंगे उस पे रखेंगे तो टोटल आप करोगे तो वो 20 के ऊपर और भी ज़्यादा, तो वो टोटल 125 के बराबर ही हो जाएंगे, जो ये है। क्लियर है? ठीक है। वैसे इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, वो मैं बताऊंगा बाद में जब लॉजिकल रीजनिंग करेंगे तो और अच्छे से। 2017 का क्वेश्चन है, two walls and a ceiling of a room meet at right angle at point P. A flies in the air 1 meter from one wall, 8 meter from other wall, 9 meter from the point P. How many meter is the fly from the ceiling? अब कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ मैं, आप लिख लो। एक पॉइंट P है, ये एक्स वाई है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस, ये पॉइंट Q है, 0,0। तो डिस्टेंस पी क्यू मतलब पी क्यू की लेंथ, लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? x1 y1, ये q, x2 y2 है, तो लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? देख, ये फार्मूला याद रखना। अब 3D में क्या होगा, ये ओरिजिन है 0 0 0, एक पॉइंट P है एक्स वाई जेड, तो लेंथ क्या हो जाएगा, OP, लेंथ OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मान लो कोई पॉइंट और कोई है, ये ओ दे दिया मैंने, अगर कोई और पॉइंट है क्यू और वो x2 y2 z2 है, तो ऐसे ही x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर लिख लोगे, तो समझ में आएगा डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो, रूम जो है वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्यूबोइडल होते हैं, है ना, ऐसा रूम रहा होगा, है ना। अब कह रहा है अप्लाइज इन द एयर, ठीक है, तो एक पॉइंट पी लिया, अप्लाइज इन द एयर 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल, एक कोई पॉइंट यहाँ पे 1 मीटर पे दूरी पे है, ठीक है। 8 मीटर फ्रॉम द अदर वॉल एंड 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट पी, पॉइंट पी ले लिया इधर कहीं मैंने, और ये 8 मीटर, ये 9 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी मीटर इज द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग, पॉइंट पी जो है, अब सीलिंग और दोनों वॉल के बीच की डिस्टेंस जो है वो पी एक्स वाई जेड हो जाएगी। यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे पी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 9 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, और एक तरफ एक्स स्क्वायर प्लस, एक तरफ लेंथ 1 है और दूसरी तरफ 64 मतलब 8 था, ये 81, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर। बस आपको डिस्टेंस अगर पता था तो ये हो जाता। क्लियर? तो ये था ओवरऑल अपना मेंसुरेशन चैप्टर। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बस आपको अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन करने के बाद कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इम्पोर्टेंट जो है वो फॉर्मूला है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, थिंकिंग करना है। और देखो, ऐसे क्वेश्चन हर 2 साल पे थिंक करने वाले आते हैं, तो उस चीज़ पे आप फोकस ये करना, अगर वो होता है इंस्टेंटली तो ठीक है 1-2 मिनट में, नहीं होता तो छोड़ देना, क्योंकि वो हो सकता है कि काफ़ी टाइम टेकिंग हो। तो ये बात समझ में आई। तो मेंसुरेशन चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। अब एक नेक्स्ट चैप्टर बचा है, डाटा इनसफिशिएंसी, वो मैं अपलोड कर दूंगा कल, तो फिर ये अपना बेसिक न्यूमरेसी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीक में हम मोस्ट प्रोबेबली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो मेंसुरेशन का ये पार्ट आप देखना, फॉर्मूला देख लो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट और थिंकिंग। फॉर्मूले मैंने सारे दे दिए हैं, आप इसे अपने हिसाब से करो, और समझा दिया कौन से इंपॉर्टेंट है क्या है।
और क्वेश्चंस इसके करा दिए, तो काफ़ी अच्छे से हो गया। और इसे आप करना ढंग से, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जो पहली बार देख रहे हो। और इसके पहले सारे लेक्चर मैंने करा दिए हैं बेसिक न्यूमरेसी के, तो वो आप देख लेना। क्लियर है? और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कर दो, और लाइक कमेंट आप कर लेना आपकी इच्छा हो तो। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।